टी की वैकेंसी है, इसमें भी वर्क रहेगा। इसके बाद अगर जीआईसी का आता है तो उसमें भी 40 नंबर। अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में ये मान के चलिए कि जीएस की भूमिका रहेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि जीएस आखिर क्यों फैलता जा रहा है। पहले आपको शायद आइडिया हो, ये सिर्फ सिविल सर्विसेज में हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे हर जगह जीएस आता जा रहा है। तो आपको मालूम है कि जो आज की दुनिया है उसमें ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरी तरह से फैल गया। तो स्वाभाविक है कि इस मॉडर्न ग्लोबलाइज एरा में, खास तौर से ये टेक्नोलॉजिकल एरा में, जिसमें कि आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर या जो टेलीविज़न वगैरह की न्यूज़ है उसकी तुलना में लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ बेसिक जानकारी होनी, वरना अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो जाएगा कि लोग कुछ का कुछ समझने लगेंगे। जैसे शायद आप लोगों को आइडिया हो कि आजकल जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया। अब उस इस्तीफे का उन्होंने क्या कारण बताया, क्या कारण हो सकता है, और साथ में न जाने कितनी थ्योरीज चल रही हैं। अब उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देता है तो क्या सिचुएशन बनती है, कब इलेक्शन होने वाला होता है, कैसे इलेक्शन होता है, इस तरह की जिज्ञासा कुछ होती है ना। वो एक, आप टीचर बनेंगे तो तब भी तो होगी जिज्ञासा। आपको अपने ग्राम प्रधान कौन बनेगा इसको लेके जिज्ञासा रहती है ना। जिले में डीएम कौन आया, एसपी कौन है, आपका स्थानीय थानेदार कौन है, ये सब जानना चाहिए भी। तो इसलिए जीएस का धीरे धीरे इसको बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम जीएस के महत्ता को लेकर लेक्चर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इसको इस तरह से लेना है आपको, कम से कम सभी तरह के एग्ज़ाम में आप अपीयर हो सकते। जैसे आप देखते हैं कि जो ग्रुप सी वगैरह के एग्ज़ाम है उसके लिए पेट की ज़रूरत होती है, पेट वगैरह होता है वैसे पेट, तो वहाँ पर भी जीएस की ही भूमिका है। अब समस्या ये है कि आखिर जीएस में होता क्या है, आता क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ें आप नॉर्मली पढ़ते हैं, खास तौर से जो आपने हाई स्कूल स्टैंडर्ड में जो सोशल साइंस वगैरह पढ़ा होगा, बस उसी का एक नॉर्मल रूप एक परसेप्शन के लेवल पर होता है। यानी इसमें इतिहास, देखिए सिलेबस किसी का कम नहीं है, सिलेबस तो वो पूरा ही रहेगा। अब इतिहास में ऐसा तो नहीं है कि वो इतिहास का कोई एक मुगल पीरियड कह देंगे पढ़ लीजिए या गुप्ता पीरियड पढ़ लीजिए, पढ़ना तो पूरा इतिहास है। लेकिन वो जो पढ़ना है, जैसा कि नाम से क्लियर है, जनरल वे में, बहुत डीप में आपको गोता नहीं लगाना। जबकि आप जब ऑप्शनल पढ़ते हैं तो उसके गंभीरता से उसे अंदर तक आप जाने की कोशिश करते हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। उसमें आपका जो अप्रोच होता है वो अन्वेषणात्मक होता है। यहाँ पर वो एक परसेप्शन होना चाहिए, एक एक जानकारी सहज भाव में, एक आपको किसी भी चीज़ से कम अपरिचित ना हो, कोई टर्म आ जाए, कोई नॉर्मली जो बातें लोग बोलते हैं वो आपको समझ में आए। सरल भाषा में कहें तो एक न्यूज़पेपर समझ में आ जाए। जो रेडियो पर समाचार 15 मिनट का आता है, या कभी टेलीविज़न का समाचार, अगर सीरियल वगैरह से मौका मिलता हो आप लोगों को, पिक्चर वगैरह से, तो उसमें जो समाचार आता है सिर्फ उतना आपको समझ में आने लगे तो समझिए कि जीएस आपकी कम। तो हिस्ट्री हो गई इसमें, ना, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र नहीं है ना, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र नहीं है, राज व्यवस्था। ठीक है, तो राज व्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, भारतीय इतिहास हो गया। इसी तरह से भूगोल, भूगोल में 3 सेक्शन है। एक कॉस्मोलॉजी, यानी जो चांद तारों के बारे में, स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में। ठीक है? दूसरा जो सेगमेंट है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। तीसरा सेगमेंट फिर इंडियन ज्योग्राफी का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और स्पेस एस्ट्रोनॉलॉजी, ये सब मिला करके आपका ज्योग्राफी का सिलेबस बन जाता है। क्लियर हो नहीं बात। इसके बाद आपके पास थोड़ी सी जो जानकारी है वो रीजनिंग वगैरह की होनी चाहिए, ताकि आपका जो माइंड है वो तर्क कर सके, तर्क शक्ति आपकी थोड़ी बेहतर हो जाए। हाँ, तो जैसे देखिए ना, बच्चों को शुरू शुरू में पहाड़ा सिखाया जाता है, गिनती सिखाई जाती है, ताकि वो जो न्यूमेरिक्स हैं उसे खेल सके, ना, वो एक लॉजिक लगा सके। भले उसको 2 टॉफ़ी और 2 चॉकलेट पकड़ाई जाती है, लेकिन वो धीरे-धीरे वो सीखने लगता है, हाथ में उसको कैच करने लगता है, और नंबर, क्योंकि नंबर जो है ना वो अमूर्त होते हैं। उनको किसी
किसी चीज़ को दिखाकर किसी सिंबल के माध्यम से उसको हम मूर्त कर सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है ना एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो आपको जो दिखाई ना पड़े, जो आपको महसूस आपकी ज्ञानेंद्रियों में ना आए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो भी मूर्त होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसको छू लेते हैं। वरना जो दिव्यांग हैं आँखों से, उनके लिए तो सब चीज़ें अमूर्त हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञानेंद्रियों से जो आपको ना परसेप्शन आए, बल्कि जिसको आप महसूस करें, सोच पे जो वो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है वो नहीं होती, वो होता है न्यूरिक्स। तो इसलिए उसको पर्सनिफाई करने के लिए, उसको कॉन्क्रीट करने के लिए, उसको मूर्त बनाने के लिए उसको 2 आम, 2 संतरे, 2 केले, तो आम समझ की बातें हैं उससे सिखाया जाता है। तो वैसी ही रीजनिंग आपको चाहिए, बहुत ही बेसिक। तो कुल मिलाकर के सीधी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको वापस हाई स्कूल के वास्तविक लेवल पे जाना, पढ़ के पास होकर के टॉप करके फर्स्ट डिवीजन करके आप यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन जो कुछ भी किया है आपने उसको वास्तव में समझ लीजिए। इतनी सी ही इसमें खास बात है, और इससे बचने का कोई स्कोप है नहीं। अब इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आपका रहा होता है बीए में, एमए में, उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको दिक्कत होती है। तो जीएस के लिए जो अप्रोच अपनाया जाता है वो आप जो सोच रहे हैं उससे थोड़ा अलग होता है। आपकी सोच क्या है? मान लेते हैं कि आपने बीए किया है हिस्ट्री से, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कुछ ऐसे, या इकोनॉमिक्स किसी से किया, तो आपको लगेगा कि ये तो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें क्या पढ़ना है, मतलब इसको तो हम कर ही ले जाएंगे, है ना। हमारी प्रॉब्लम किस में है? साइंस टेक्नोलॉजी में है, हमारी प्रॉब्लम इकोनॉमी में है, तब जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें प्रॉब्लम होती है। और बच्चा क्या करता है, उस पर ज़्यादा ध्यान लगाने लगता है। नहीं, इसको कमांड करने का जो अप्रोच है इसका उल्टा है। आपका जो सब्जेक्ट है उसको इस लेवल पे तैयार करिए कि उसमें आपका 90% प्लस, यहाँ तक कि 100% चला जाए, और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं आपके, वहां पर कम से कम आपकी जो स्थिति है वो 60 से 70% है। और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट फिर भी होगा जो आपसे नहीं चल पा रहा होगा, वहां पर आप 40 से 50%। ये 3 अप्रोच अपनाना पड़ता है। अपने में आप और ज्यादा मास्टरी और डॉक्टरी करिए। जैसे फर्ज करिए, एक उदाहरण ले लेते हैं हम, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, तो हिस्ट्री को किनारे नहीं करिए, कि हिस्ट्री को और बेहतर ढंग से तैयार करिए ताकि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। क्योंकि वो किससे गलत होने वाला है? वो पॉलिटिकल साइंस वाले से गलत होने वाला है, वो इकोनॉमी वाले से गलत होने वाला है, वो जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं साइंस वाले, उनसे उनका गलत होने वाला है, आपका नहीं गलत होना चाहिए। और फिर कोशिश करिए कि साइंस में, क्योंकि साइंस वाला अपनी जगह पे ले जाएगा ना 100, और वो हिस्ट्री में आएगा 50-60 के आसपास, तो आप साइंस में कितना लाइए? 50-60 कम से कम। अब तो समझ में आ गया ना। तो अपने ऊपर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मुगालते में आ जाते हैं, ये तो हमारी ही चीज है। और जहां आप अनौपचारिक हुए किसी से, वहीं पर कहा जाता है ना कि नाव कहाँ डूबती है जनरली? किनारे पे आके। अपने ही सब्जेक्ट में पता चला कि आपने नहीं, और उसमें जो आपको गिल्ट होगा, जो कोफ्त होगी, जो आपको बाद में एक पीड़ा होगी, वो किसी से कह भी नहीं पाएंगे। हिस्ट्री के रहते हुए कहें आपने कि हिस्ट्री के सवाल हमने गलत कर दिया 4, कहेगा क्या पढ़ा था फिर। लेकिन वहीं पे आपने कहा कि साइंस से हमने गलत कर दिए 10, तो ठीक है भाई, कुछ तो किए होगे। जिस राह में तुम गए ही नहीं कभी, उस राह में अगर तुमने 2-4 माइल स्टोन भी पार कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, और ना आप उसमें लें। ठीक है। इसके अलावा आपको जीएस पर कुछ चर्चा के बारे में कुछ सवाल करने हैं? आप लोग भी तो कुछ सवाल कर लीजिए, डेमोक्रेटिक क्लास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे राइट्स हमारे हैं, हमारी ड्यूटीज भी हैं, आपके राइट्स हैं। पूछिए। हम्म। ये आप लोगों के ऊपर है। 2-2 दिन नहीं, वो उस तरह से तो नहीं हो पाएगा। 2 सब्जेक्ट कोई चल सकते हैं। उसका कारण ये होता है, या तो 1 सब्जेक्ट या तो 2 सब्जेक्ट। उसका कारण ये होता है ना कि वो जैसे ही आपका दूसरा सब्जेक्ट लगेगा ना, या तीसरा लगेगा, या एक एक दिन में 2-3 क्लासेस लगेंगे, तो फिर वो आप पहले वाला जो है वो आपका वॉश आउट होता चला जाएगा। साथ साथ में आपका अपना ऑप्शनल भी तो तैयार करना है, फिर भी तैयार करना है आपको 2-2।
तो इसमें बहुत हो सकता है तो या तो एक एक सब्जेक्ट चलेगा या 2 सब्जेक्ट, है ना, 3-3 दिन करके 2 सब्जेक्ट चल सकता है, ताकि आप अपना सब्जेक्ट भी तैयार करिए और साथ में ये भी चलता रहे। नहीं तो ये पूछने की बात नहीं, ये तो सबके मिली-जुली राय जो बन जाएगी वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कोई, ये तो उसको डिलीवर कैसे किया जाएगा इसकी समस्या है। कंटेंट में पहले अपना दिमाग ले जाइए ना, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम? डर लग रहा है जीएस में? नहीं, डर लगना भी नहीं चाहिए। डर के आगे खैर पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंट रहिए, हाँ, हम आपके साथ हैं, लेकिन डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा-सा तो कई सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। जैसे आप बताइए अनिल, जीएस के जितने भी पार्ट हैं उनमें कौन-सा पार्ट आपने नहीं पढ़ा? साइंस नहीं, कुछ हम जीएस नहीं पूछ रहे हैं कि जीएस पढ़ने में, मतलब जो आपने एकेडमिकली जो आपने किया है हाई स्कूल से, हाई स्कूल छोड़ दीजिए, इंटर, बीए और एमए तक जो कुछ भी किया है, पीएचडी की है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है जीएस? हमने सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं, फिर से एक बार बता दें। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, है नहीं। आप एक एक से पूछ लें, फिर आपके पास भी आते हैं। नहीं तो ये फिर ज़्यादा, हाँ, हमको पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा आपने? साइंस? नहीं, नहीं, कुछ पोर्शन क्या मतलब आपने बायो से किया है? नहीं, 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 अपने से पढ़ने वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एकेडमिक लाइन की बात कर रहे हैं, बाकी आपने साइंस नहीं किया है और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कभी था? नहीं था। जो नहीं था वो नहीं, हम पढ़ने की बात नहीं कर। आपका सब्जेक्ट साइंस, साइंस बैकग्राउंड की है? अच्छा, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट, ठीक है। लंबी यात्रा है क्या? सेम टू सेम जान बची। ऐसे ही वहां पे जब पेपर आए तो कहीं जो इन्होंने किया वही हमारा भी। देखिए, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है ना, इस तरह से नहीं काम चलेगा भाई, सभी के साथ हो रहा है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम आपको टारगेट कर रहे हैं। तो इसको बहुत जरूरी है, इससे आपको बोलना आएगा तो आप पूछ पाएंगे बात। होता क्या है हमारे यहाँ कि प्राइमरी से ही टीचर इतना डांट डांट के रखता है बच्चों को कि हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उसकी टीचर से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्लासरूम में 2 कारण होते हैं, एक तो टीचर का प्रकोप और दूसरा अपने जो अ, हम उम्र बच्चे हैं ना, उनमें एक दूसरे को टीज करने की बात। कहीं ऐसा ना हो कि हमने पूछा तो बाद में कहा कि तुमको ये भी नहीं पता था। अरे भाई, सबको अकेले अकेले मोक्ष लेना है, सबके साथ नहीं। तो हमारे साथ जीएस में ना तो आपको डरने की जरूरत है, इंटरेक्शन करिए, जो भी आपके मन में आए सवाल करिए। जब हम आपसे कहें कि आप सवाल करिए तभी करिएगा, लेकिन बीच में, हाँ, हमारे लेक्चर के बीच में मत करिएगा। उस टाइम अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा आती है तो नोट कर लीजिए, ये पूछना। हाँ बिल्कुल, आगे पीछे हमारे पास समय ही समय। हाँ, बीच में बस क्लास के वो लेक्चर के दौरान नहीं बोलिएगा बस, बाकी उसके बाद तो जो मर्जी है आप कहिए, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है? आपने क्या किया, मतलब कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा? सोशियोलॉजी पढ़ा है, सोशियोलॉजी नहीं है, जीएस में नहीं है। हाँ मतलब आगे के लेवल पे है, आईएएस लेवल पे है, सिविल पे है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं, मतलब जो चल रहा है इसके लेवल पे। आप लोग इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ा है? अब हम जनरलाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स किसी ने नहीं पढ़ा? हिस्ट्री कितने लोगों ने पढ़ा है? बस 4। वही मिल जोड़ दिया तब ये 4 ग्रेजुएशन से पढ़ा, तो फिर की बात है, ना 100 सोनार की ना एक लोहार की। ना, आपने सीधे ग्रेजुएशन। यही हमने तीसरी बार बताने जा रहे हैं, फिर से सुन लीजिए।
हाँ, करंट अफेयर तो रहता ही, वो तो जीके में भी आता है। हम तो जीएस से जीके को अलग कर रहे हैं, वो तो जीके में भी आता है, करंट अफेयर तो रहेगा। अंतर है, क्योंकि जीके में तो आपको ये आता है ना कि सबसे ऊंचा कौन, सबसे, है ना, महान कौन, सबसे मोटा वृक्ष कौन, सबसे पतला, है ना, जो अजूबे टाइप की चीजें होती हैं, वो फैक्चुअल होता है, वन लाइनर होता है। इसमें बाकायदा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ये अंतर है। हमने इसलिए जीके का नाम लिया, वो करंट अफेयर का नाम। अगर आपको नोट करना है किसी को, तो हम एक बार हम फिर से बोल देते हैं। भारतीय इतिहास, भूगोल। अब जब कहा भूगोल, तो वहां भारतीय भूगोल नहीं है, ठीक है ना, उसमें विश्व भूगोल भी है, भारतीय भूगोल भी है, और कॉस्मोलॉजी, अंतरिक्ष भी है, जो नक्षत्रों के बारे में, उसके बारे में भी, तारों के बारे में भी, ब्रह्मांड। हाँ, ये भूगोल का अंदर है, ठीक है ना, भूगोल हो गया। तो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था है ये। इसमें आपको विश्व का नहीं, भारतीय, हाँ, विश्व का थोड़ा सा कॉन्टेक्ट आता है जब इंटरनेशनल ट्रेड आता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब आता है। उसके बाद जनरल साइंस। अब जनरल साइंस का मतलब होता है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आता है, लेकिन सभी वही हाई स्कूल लेवल। हाँ, यूपी बोर्ड की भी किताब अगर आपके पास है हाई स्कूल लेवल की, तो बहुत है, क्योंकि उसमें जनरल ऑब्जर्वेशन की चीज़ें आती हैं। कोई वहाँ पे आपको मेडिकल साइंस नहीं पढ़ना है ना, और ना ही कोई रॉकेट साइंस पढ़नी। तो जनरल साइंस हो गई, ठीक है? कितने हो गए? 4 हो गए। ये इसमें विद्वानों में मतभेद कैसे हो गया भाई? भारतीय इतिहास, है ना, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और जनरल साइंस, है ना, 4 क्लियर हो गए ना? इसके अलावा रीजनिंग, करंट अफेयर सब रहेगा। हाँ, तर्क, मैथ का पोर्शन इसमें नहीं, वो रीजनिंग में ही कवर हो जाता है। तर्क शक्ति, तर्कशास्त्र नहीं, वो लॉजिक होता है, वो लॉजिक, वो तर्क शक्ति है। रीजनिंग ही तर्क शक्ति है। उन्होंने कहा लॉजिक, तो उनका नहीं, वो तर्कशास्त्र लॉजिक होता है। तर्क शक्ति, हाँ, सामान्य मानसिक क्षमता और तर्क शक्ति, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है, में ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो जो है वो फैक्चुअल होता है। इसमें आपको थोड़ा सा कहानी रहती है। एक एक होता है ना सीरियल, एक होती है फिल्म, मूवी, ठीक है ना, तो जीके जो है वो सीरियल जैसा है। आप जीएस पढ़ो, उससे बड़ा वाला पढ़ो, ठीक है ना। हाँ, उसको तो कोई भी पतली किताब, वो जब बस उसमें यात्रा करते होंगे ना, तो आता है ना 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में, तभी का जीके काम हो जाएगा, जीएस का काम नहीं होगा उससे। नहीं नहीं, वो करंट अफेयर में आएगा ना, करंट अफेयर में। करंट अफेयर में आपका 6 महीने 7 महीने का जो करंट अफेयर, हम्म, इसमें रहेगा, जीएस में, जीएस में करंट अफेयर रहेगा। हम जितने पढ़ाएंगे उसमें से आएंगे तो सारे, आप कितने कर पाएंगे ये आपके ऊपर। हम तो सारा कवर कर देंगे। हार्ड नहीं होता है, परसेप्शन की बात है, आपको जितना बताएंगे आएगा उसके अंदर, लेकिन अब उसमें आप कितना कर पाएंगे। कारण देखिए, अगर नहीं, इसको इसलिए नहीं आप दावा करिए कि एक टीचर क्लास में मान लेते हैं कि 10 लोगों को बता रहा है, तो 10 लोगों के जो मार्क्स आते हैं, अभी जब टेस्ट होगा तभी आप देख लीजिएगा, तो मार्क्स अलग अलग क्यों आते हैं तब, क्योंकि टीचर ने तो एक ही बताया, ऐसा तो नहीं कि दूसरे को ले जा करके कुछ अलग से कुछ टिप दे दिए, है ना, या उसको पर्ची पकड़ा दी, ऐसा तो नहीं सबको वो एक साथ पढ़ाएगा। लेकिन फिर भी आपके मार्क्स टेस्ट में अलग अलग आएंगे, आने भी चाहिए। तो ये इस पर, इसी को कहते हैं मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति, और साथ में जो मेमोराइज करने की आपको याददाश्त आपकी कितनी अच्छी, याददाश्त जो है वो आपको बहुत अपडेट रखनी चाहिए। याददाश्त के लिए कंसंट्रेशन की चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी ये है कि आप तो क्लास के टाइम में क्लास में ही रहें ना। उस वक्त आपको नहीं महसूस होना चाहिए कि गर्मी है, कि सर्दी है, कि टाइम कितना हो गया है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी देर में वो पानी की बोतल रखे रहते हैं, 2-2 घूंट पानी मारते रहते हैं।
भाई आपको एक साथ पी लो ना जब तुम पीना हो। ये जो आदतें हैं ये आपके कंसंट्रेशन को तोड़ती हैं। और या फिर आपको अगर प्यास लग रही है, ये महसूस हो रहा है, तो आप कंसंट्रेट नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिए। कंसंट्रेट जो होगा उसको भूख प्यास कुछ नहीं पता चलेगी। टाइम देखना शुरू कर दिया। अब खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो टाइम देखने लगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि जैसे ये झेल रहा है। तो वैसे तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर क्लास में अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब है कि आप नहीं है यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन को पहचानने में किसी टीचर को 1 सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि वो आपकी जो गतिविधियां हैं, आपकी जो आंखें हैं, आपके जो हाथ पैर हैं, उसी से पता चल जाता है कितना कंसंट्रेट है बच्चे। और अगर कंसंट्रेशन अगर आपको आ गया तो याद करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। और याद करने की अगर क्षमता बढ़ गई तो आधे से ज्यादा तो आप क्लासरूम में ही याद कर लेंगे। उसके बाद फिर रास्ते में जाते जाते सोचते जाइए क्या पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम आपके पास रहती है ना वो नोटबुक, तुरंत अपना पलट के देख लीजिए। साइकिल से जा रहे हो तो साइकिल रोक लीजिए। फोन आता है तो क्या करते हैं, उसको उसको तो नहीं जल्दी से। एक आध लोगों की बात अलग है, अपवाद हर जगह होते हैं। नहीं तो लोग तो शुरू हो जाते हैं रास्ते में, जैसे प्रधानमंत्री का फोन आ गया है, अगर अब ये उठाएंगे नहीं तो उपराष्ट्रपति की पता नहीं क्या हो जाए। जबकि वो अगर ना भी फोन उठाएं दिन भर तो कुछ नहीं होने वाला है। भारत में नहीं, उनके घर में भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन होता नहीं है ऐसा। लोग अपने को नहीं रोक पाते हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। जो जनरल होता है उससे अलग होंगे तो जनरल स्टडी से करीब पहुंचेंगे। चलिए खैर, अब सीधी सी बात, जितना भी पार्ट है आपका यस में, तो नोट ही कर लिया आप लोगों ने। इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो माना जाता है इतिहास का। सभी बड़े हैं, लेकिन जैसे होता नहीं कि एवरेज हाइट 5 फीट 3 इंच मान लिया, तो कोई 3.5 इंच होगा, कोई 2.5 इंच होगा कि नहीं होगा? क्या नाम है आपका? आरती। आरती का समाजवाद पर ज्यादा विश्वास है। मतलब वो सोचती है कि सब में यूनिफॉर्मिटी आए ना। सब लोग जो है नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सेंटेंस बोला जाता है, मनुष्य विवेकशील होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य जो है वो बाकी सारे जानवरों से कैसे अलग है कि मनुष्य ही केवल ऐसा है जो रैशनल बीइंग है। रैशनल बीइंग, वो विवेकशील है, यानी वो लॉजिक करता है, तर्क करता है, यही है ना। वो भैंस गाय नहीं करती, कहा जाता है ना भैंस के आगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक रैशनल बीइंग है। लेकिन अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य समान रूप से विवेकशील नहीं। यहाँ पे कम ज्यादा है, यही यही रैंकिंग है और यही मेरिट बनाती है। तो आप सभी लोग विवेकशील, और आप ही नहीं, जो बाहर लोग घूम रहे हैं वो भी विवेकशील, क्योंकि वो मनुष्य हैं। लेकिन समान रूप से नहीं। आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत से लोग रहेंगे उनका नहीं हो। देखिए हमने आप लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं, लेकिन मान के चलिए यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। चारा भी समझ ही लेते हैं आप लोग। खैर, बात समझ आई ना। तो इतिहास में पोर्शन है, तो इतिहास में अब हमने एक बार बता दिया है। अब जब जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो उससे देख लीजिए कि है कि नहीं है। नहीं है? राज व्यवस्था नहीं लिखा आपने? आपने लिखा नहीं ना? नहीं लिखा ना आपने? ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया क्या पॉलिटिकल साइंस होने के कारण? है ना? ये तो हमारा है ही है। देखिए उसी ने धोखा दिया ना। हमेशा विश्वासघात अपने ही करते हैं। विश्वासघात वही होता है जहां विश्वास होता है। इसीलिए हमने कहा था आपसे कि अपने सब्जेक्ट पर भरोसा मत करिए। अभी उदाहरण सामने आ गया। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो इंडियन इकोनॉमी है, और जो भारतीय राज व्यवस्था है वो भारतीय इंडियन पॉलिटी है ना। संविधान पढ़ेंगे आप राज व्यवस्था में, है ना। और मुद्रा वगैरह बैंक वगैरह के बारे में जानेंगे अर्थव्यवस्था, है ना। जैसे अभी
आने से पहले यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई होगी ना? नहीं, ये अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था तो इसके बाद शुरू होगी। ये राज व्यवस्था थी, समझ में आई? ये राज व्यवस्था है। और आप लोग जिस क्रम में आए हैं वो आपका इतिहास था, हैं? और जो माहौल आपको उपलब्ध है ये आपका भूगोल है। अब एक साथ बैठे हैं ये आपका समाजशास्त्र है, और जो आपके दिमाग में चल रहा है ये आपका मनोविज्ञान है। घर में जो जा करके करेंगे वो आपका होम साइंस रहेगा। ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं कि हर चीज जुड़ी हुई है, हमको बस महसूस होना चाहिए। क्या पढ़ना चाहेंगे? कि हमने उसकी बात की, तब बिस्मिल्लाह करने वाली, बड़े शायनामा। पॉलिटी तो आप लोग पढ़ें। नहीं नहीं नहीं, जो नहीं पढ़े हैं उसमें तो बाद में जाना है। आप लोगों को मतलब कुछ भी हो, कौन रफ होए हमें कहानी, है ना? नहीं, उनकी आवाज तेज है, सब लोग बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, एक दो लोग बोल रहे हैं, उनकी आवाज इतनी तेज है कि आपके ऊपर प्रभावशाली हो रही है ना? हाँ, सब लोग तब बोलते जब एक साथ आ जाता। चलो खैर ठीक है, तो हिस्ट्री कर देते हैं। हम्म, हाँ, चलिए हिस्ट्री करते हैं। हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री आपको अच्छी लगती है? तो मतभेद नहीं करो। हाँ, ये बात सही है। ती, 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 तीनों नहीं पढ़े हैं। देखिए, एक एक मिनट, हम ये कह रहे हैं कि नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, लेकिन वो नहीं करिए, राय रखिए। ठीक है, अपनी राय रखिए, लेकिन राय को इस तरह से रखिए कि जैसे संसद में रखी जाती है उस तरह से नहीं रखिए। आगे बढ़ा दें। हाँ सर, नहीं नहीं पूछेंगे तो हम, वो तो आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, कहाँ से कहिए वहां से शुरू वो करना है, प्लेन करना है। बनाते चलिए। अब यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीजें दिमाग में रखनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छी बात यह है कि आप लोगों का कहीं इंटरव्यू नहीं होता है, वरना इंटरव्यू में ये सबसे पहला सवाल पूछा जाता है जनरली, कि आपने जब कहा कि इतिहास, जो भारतीय इतिहास है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। जनरली आप इतना तो जानते ही होंगे पहले से, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कहा ना तीनों ही पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में है कि तीन इतिहास का। अब यहाँ पे ये सोचना है आपको कि आखिर हमने इसका जो, हमने का मतलब जो परंपरागत रूप से ये विभाजन किया गया, इसका आधार क्या है।
क्यों आखिर हम इसको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कहते हैं, और कहाँ इसकी जो डिवाइडर लाइन है वो कहाँ पर है, कहाँ से ये डिवाइड होता है? तो इसमें क्या होता है कि जनरली, और वही आप लोग भी जानते होंगे, जनरली क्या होता है, लोग प्राचीन से शुरू कर देते हैं, है ना? कि फला जगह से प्राचीन इतिहास चल रहा है और फला तारीख। हम आपसे पूछेंगे नहीं, हाँ, परेशान मत होइए कि हम आपसे पूछेंगे, हम आपको बता रहे हैं। कोई कहेगा कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, और यहाँ से फिर मिडवल हिस्ट्री शुरू होती है, फिर वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, और यहाँ से फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू। ऐसे ही होता है ना? लेकिन इतिहास का जो संबंध है वो सीधे सीधे किसे है? समय से। क्योंकि इतिहास में हम कहते क्या हैं? इतिहास में हम जो समय में होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, सिर्फ हम उनका अध्ययन करते हैं। क्योंकि एक ही समय में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, जो ऐसी घटनाएं हैं जो आगे के समय में जिन्होंने अपना प्रभाव डाला है, वास्तव में हम उसी प्रकार की घटनाओं का संकलन करके और उसको ही पढ़ते हैं, का ही अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस प्रकार की घटनाओं से हमको पता चलता रहता है कि आखिर क्या हुआ था, तो लोगों ने कैसे उसको, चुनौती को कैसे निपटाया, फिर उससे क्या सबक मिला, फिर उसको क्या गलतियां हुई, क्या अच्छाइयां हुई, क्या बुराइयां हुई, ये सारी चीजें आपको पहले से पता चल। इसलिए कहा जाता है कि अगर इतिहास आप जानते नहीं हो, आप अपने आप को पहचानते नहीं। हाँ, खुद सोचिए आप कि अगर आपको अपना इतिहास नहीं पता है, तो लोग सबसे पहले क्या कहेंगे कि याददाश्त चली गई। आपके साथ कैसा व्यवहार होगा? आप कोई फॉर्म भरते हो, कभी आपने गौर नहीं किया होगा, आप एक फॉर्म भरते हो, इवन चाहे कोचिंग का हो, चाहे वो आईएएस का हो, कोई भी फॉर्म भरते हो, सबसे पहले आप इतिहास बताते हो। नाम, पिताजी कौन, हाँ? कौन सा गांव, कौन जिला, ना? पहले इतिहास, फिर पढ़ाई लिखाई का भी इतिहास, हाई स्कूल कहाँ से, जो कुछ भी आप देंगे सब आपका इतिहास रहेगा, और उसी से आपकी पहचान बनती है। तो ये बात पुष्ट हुई ना कि अगर इतिहास को हम ना जाने तो हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। इतना इंपॉर्टेंट है इतिहास। इस लाइन को अगर आप अंदर अंदर हृदयंगम करेंगे, दोहराएंगे, तो आपके अंदर इतिहास का परसेप्शन बनने लगेगा। वरना आप इतिहास क्या समझेंगे? राणा प्रताप कौन थे, हल्दी घाटी की लड़ाई कौन हुई, और कब जो है वो अंग्रेज आए। इससे नहीं इतिहास होता। ये जीके है, यस, जिसमें आप महसूस करें कि अच्छा वो घटना घटी थी तो उसमें क्या हुआ, फिर उसका परिणाम क्या हुआ, क्यों हुआ था। कारण और परिणाम जब आप जानेंगे और आज के साथ उसको जोड़ के चलेंगे, तब काम चलेगा। ठीक है, ये काम हम करवाएंगे, उसको आज के साथ जोड़ेंगे, कारण और परिणाम बताएंगे, लेकिन याद करने का काम आपका रहेगा। और फिर जब एक बार आप ये कला में माहिर हो जाएंगे, तो फिर किसी भी चीज का, क्योंकि इतिहास ऐसा है जो ना किसी का इतिहास होता है, जीव विज्ञान का इतिहास, भौतिक शास्त्र का इतिहास, सब सब्जेक्ट का इतिहास होता है। तो इसलिए इतिहास जो है वो बहुत ही व्यापक चीज है। और हमने कहा कि ये क्या होता है, ये वास्तव में टाइम का जो एक फ्लो चल रहा है, उस फ्लो के अंदर जो चीजें होती हैं, उनके आधार पर हम इसको करते हैं। अब ये बताइए, इस समय का क्या विभाजन हो सकता है? अब यहां आपको लगेगा ये इतिहास सवाल नहीं है, ये दर्शन शास्त्र का सवाल है, अध्यात्म का सवाल है। ठीक है, और आपके एक ध्यान से समझने का सवाल है कि क्या किसी समय का बंटवारा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समय अखंड होता है, समय अखंड होता है। ये तो हम अपने सुविधा के लिए बजा लेते हैं, 9:30, 10, 11, 12, आज का दिन, आज की डेट। समय तो चल रहा है, उसको क्या पता आज कौन सी डेट है। आपके लिए ये डेट है, किसी दूसरे मजहब में जाइए, उसके कैलेंडर में कोई और डेट है, तीसरे कैलेंडर में कोई और डेट है, कोई और महीना चल रहा है, कोई और साल चल रहा है। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन नहीं बनाई गई होती,
तो आप जो कुछ कर रहे हैं, ये सब किसी विशेष क्षेत्र के इतिहास में दर्ज होता, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं। और ये सारी जो घटनाएं हम बता रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये ज्योग्राफी की चीज़ है। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है, जीरो देशांतर या ग्रीनविच लाइन का नाम सुना हो, नहीं सुना हो, कोई परेशान होने की बात नहीं है ना? ये सब चीज़ें मुश्किल से अभी 150 साल भी नहीं हुई। सोचिए 150 साल पहले पैदा हुए होते, या जो पूर्व जन्म हुआ होगा उसमें कितनी असुविधा रही होगी। दिमाग में आता ना कि अशोक महान था, अकबर ऐसा था, राणा प्रताप ऐसे थे। उनसे पूछो भाई तुम्हारी डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो क्या बताएंगे? जिस टाइम उस सावन का सोमवार था, लोग कांवड़िया लेके चल रहे थे और बहुत तेज पानी बरस रहा था, उसी समय प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। फिर बहुत करेंगे तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी, यहां तक पहुंचेंगे आप। अब उसको सोचिए कन्वर्ट करना किसमें हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर में। इसलिए इतिहास में आप देखते हैं कि सन को लेकर के, डेट को लेकर के बहुत कंफ्यूजन। अब आज के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन बना रहेगा, इसको लेकर के कभी परेशान ही मत होइए। और यही कारण है कि 99% लेवल पर मॉडर्न इंडिया को छोड़ दें, मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ दें, जब अंग्रेजों ने लिखा तो उन्होंने अपने कैलेंडर के हिसाब से लिखा। एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में इस प्रकार की डेट पूछ ही नहीं जाती, इसी कारण से। क्योंकि एक का हिजरी चलेगा, एक का विक्रम संवत चलेगा, और फिर सबका कन्वर्जन किस में होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर में, अंग्रेजी कैलेंडर में। कैलेंडर का नाम सुना है ना कभी? इस्लामिक में क्या चलता है, हिजरी, ठीक है। अपने यहाँ क्या चलता है, शक संवत या विक्रम संवत। अब वो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी बताया, ठीक है। आपने सुना होगा ना कभी कभी अधिमास लग जाता है, और वो सावन में ही लग गया। अब बताओ अधिमास वाले सावन में किस श्रावण में, क्योंकि अब 2 महीने सावन चलेगा ना। फिर हम उदाहरण ले रहे हैं सावन का, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, ऐसा ना सोचिए कि कुआर का नहीं होता या जेठ का नहीं होता, लेकिन अभी चल रहा है तो इसलिए हम उसके ले रहे हैं। तो कभी कभी वो जो अधिमास होता है, जिसको आपने मलमास या तमाम नाम से पुकारते हैं, तो उसमें 2 महीने हो जाता है। अब अगर 2 महीने में हो गया तो ये कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो गया ना कि राणा प्रताप कब पैदा हुए, पहले वाले में या दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरे में भी तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आएगा। इसलिए आप कभी ध्यान दीजिए, या अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, बड़े लोगों से पूछिएगा कि जो अधिमास लगता है ना, मलमास लगता है, इसमें कहते हैं खूब धर्म कर्म का काम करो, कोई ऐसा काम नहीं करो, घर में नहीं प्रवेश कर, मतलब नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इतिहास नहीं बन पाएगा, दर्ज कैसे करेंगे, इसीलिए नहीं करते। इसलिए कहते हैं भाई सिर्फ राम का नाम ले लो। हाँ, क्योंकि उसका इतिहास हो जाएगा ना। लेकिन बच्चा पैदा होने का तो कोई इतिहास हो जाएगा, अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या है, वो बच्चा हमेशा समझो 1 महीना छोटा बड़ा चलता रहेगा। हाँ, हमेशा के लिए हो गया उसका, क्योंकि जो रेगुलर महीना है उसी महीने पर तो उसका काउंट होगा। वो अधिमास गया उसका, और ये अधिमास हर तीसरे साल आ जाता है। क्यों आता है ये ज्योग्राफी में बताएंगे, ठीक है? अभी फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि समय कैसा होता है, अखंड होता है, वो कटता नहीं है। जब समय अखंड तो इतिहास भी क्या होता है, अखंड। और जब अखंड है तो फिर कैसे हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बांट। अगर आज हमने यहां से कोई इतिहास शुरू किया तो कल को हो सकता है कि यहां से फिर कोई और नई चीज मिल जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे उदाहरण हो चुका है, उदाहरण देते हैं आपको। हम शुरुआती दौर में हम लोगों का इतिहास जो है ना, वो वैदिक पीरियड से शुरू होता था। हाँ, वैदिक काल से शुरू होता, ठीक है ना। बाद में पता चला 1922-24 के आसपास से पता चला कि नहीं भाई, इसके पहले भी एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी के आसपास बड़ी भयानक सभ्यता थी, और इससे भी लगभग 1500-2000 साल पहले की थी वो। तो एक नया अध्याय जुड़ गया।
अब हम कहाँ चले गए पीछे पीछे, हड़प्पा सभ्यता तक। अभी कल को क्या किसी ने मना किया है कि उसके पीछे कुछ ना निकल आए? तो फिर हमारा ये प्राचीन इतिहास वाला जो काल विभाजन है गड़बड़ा जाएगा ना। और इससे पता भी चला कि समय क्या है, अखंड है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा, गीता में कौन किससे क्या रहा है, से कहा देखो मैं क्या हूं। तो वो तो महाभारत वाला कहता था। अरे वो थोड़ा संस्कृत में बोलेंगे ना, और काल सुनकर डर लगता है इसलिए हम बोले नहीं। और फिर इसी में महाकाल हो जाए तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले कि मैं क्या हूं, काल हूं। और जो तुम देख रहे हो ना ये आदि है और ना ये अंत है, बल्कि सब मध्य है। अब इस कहानी, इस श्लोक का मतलब समझ में आया कि क्यों उन्होंने कहा, कि जो भी इतिहास है वो सब क्या है, मध्य है। ना तो हम इसके पहले जा सकते हैं ना इसके बाद, क्योंकि जो अखंड होगा वो कैसा होगा, बोला होगा। अब इसका इसका आदि अंत बता दो हमें कहाँ है। कहीं से भी शुरू करें कहीं भी खत्म करो। और जहां से शुरू किया इसके पहले से भी शुरू हो सकता था। कहानी समझ में आ गई ना। लेकिन उसी गीता में भगवान कृष्ण ने एक बढ़िया बात बता दी कि बोले जो कुछ भी है वो क्या है, मध्य है। इसका मतलब होगा कि अगर हम मध्यकाल को डिफाइन कर लें तो एंशियंट और मॉडर्न अपने आप अलग हो जाएंगे। अब समझ में आई ना। तो हमने क्या कहा था आपसे कि जनरली जब अब पूछा जाता है कि ये कैसा विभाजन है, काल विभाजन, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से शुरू नहीं वैदिक हड़प्पा कहीं से भी, मतलब प्राचीन से शुरू करते हो। तो सर हड़प्पा सभ्यता से, है ना, हड़प्पा सभ्यता से लगा करके और ये तुर्कों के आने तक ना, फिर तुर्कों के आने के बाद फिर मध्यकाल हो जाता है, फिर वो जब प्लासी की लड़ाई हुई तब आधुनिक काल हो जाता है। हम उस परिणाम से नहीं असहमत है। वो परिणाम आपका सही है, मतलब जो आपने रिजल्ट निकाला वो सही है, लेकिन रिजल्ट जो आपने निकाला जिस तरह से वो गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इस तरह की एक लाइन खींचे, लाइन का तो आदि अंत होता है ना, सर्किल का तो नहीं होता। अब इसी से देखिए आपकी रीजनिंग आ रही है, सर्किल का आदि अंत नहीं होता। इसलिए जो शून्य है इसमें सब कुछ है, तो ये कुछ नहीं है। यही अगर कॉपी में आ जाए और यही अगर आपकी अंतरात्मा में आ जाए तो आप सब कुछ पा जाएंगे। तो ये कहाँ है इस पर डिपेंड करता है, बस कॉपी में नहीं आना चाहिए। दिमाग में आ जाए तो भी गलत बात है, फिर कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब शून्य हो गया। कभी कभी जो अपराधी होते हैं उनको 3-4 डंडे पड़ते हैं तो उनका हाथ पैर, तो ये बड़ी काम की चीज है। और ये तो रेखा है, इसका तो अलग ही मिजाज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर तो बात कर ही नहीं सकते इतिहास में, हम बात किसकी कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं। अब इसको अगर इसमें अगर हम ये एक पीरियड अलग कर दें, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड अलग कर दें, तो अपने आप में एक आपने लकड़ी ली, उसको बीच से 2 जगह से तोड़ दिया, ठीक है ना, तो अपने आप 3 पार्ट में हो जाएगी। इधर वाला क्या हो जाएगा, ये अगर मध्य है तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्राचीन हो जाएगा या प्री हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब हुआ कि हमें किसको डिफाइन करना चाहिए इतिहास में, मध्यकाल। और मध्यकाल को कैसे डिफाइन किया, बहुत से तरीके हैं, 8-10 तरीके हैं। वो अब देखो यहीं पे अंतर आ गया जीएस और ऑप्शनल का। ऑप्शनल होता तो वहां पर उसका डिस्कशन होता। जीएस में क्या है, आपको समानता समझना है। समझना ये है कि जो मध्यकाल है ये है 1206 से 1757 तक ईस्वी। 1206 से 1757 तक। 1206 क्यों, क्योंकि 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी तुर्कों का यहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व शुरू हुआ। हमला तो पहले से चल रहा था, लेकिन आ रहे थे जा रहे थे, अब घर बना लिया था।
तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर अंग्रेजों ने घर बना लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक माना गया, ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई तुर्कों का शासनकाल खत्म हो गया, तो चलते रहे मुगलों के नाम पे, लेकिन यहाँ से उनका टाइम मान लिया गया। तो अगर 1206 से 1757 ये डेट हम यहाँ पर लिख दें, 1206 और यहाँ पर 1757, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि 1206 से पहले का जो इतिहास, ढूंढते रहो, अब हड़प्पा तक जाओ या हड़प्पा के पहले जाओ, हमेशा के लिए हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, हम लोग कोई नहीं रहेंगे, तब भी उसके बाद भी अगर आज से 200 साल बाद भी अगर कुछ हुआ तो हमारी परिभाषा गलत नहीं होगी, वहां से एंशंट शुरू हो जाएगा। फिर वैदिक से शुरू होता, फिर हड़प्पा शुरू हो गया ना, तो हड़प्पा से भी पहले से शुरू हो जाएगा, उसके बाद कुछ और निकल आया तो वहां से शुरू कर देंगे, क्योंकि ये लाइन कहाँ जाएगी, अंतहीन है ना, अनादि। और मॉडर्न इंडिया में हम कहाँ तक पढ़ेंगे, आज तक पढ़ेंगे। आज तक मतलब आज नहीं, जब भी आप पढ़ रहे हो तब तक, आज तक, ठीक है। लेकिन जहां आप आज तक पढ़ेंगे, क्या उसके बाद समय बंद हो जाएगा, क्या घटनाएं बंद हो जाएंगी? तो जब तक चाहे ये भी चलता रहे। हमने दोनों की दिशाएं खोल दी ना पूरी तरह से। क्या हमने कहा ना कि कोई नहीं रहेगा, मान लिया हम सब लोगों में से, भी इतनी जल्दी नहीं है। तो हाँ, इतिहास में भाई जब 2000 2500 साल की बात, 5000 साल की बात कर रहे हो, तो ये क्या फर्क पड़ता है, 100 200 साल, 100 200 साल का इतिहास गायब कर दिया जाता है, बोले इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो अगर आज से 200 साल बाद भी चलता रहेगा तो कौन सा एरा चलता रहेगा, मॉडर्न इंडिया, वो भी आधुनिक इतिहास ही होगा। इसलिए हमको क्या करना है, आज तक। और ये आज तक कब तक, जब कभी तक, जब तक तब तक, आज तक, है ना। और ये जब कहीं से भी शुरू हो जाए तब तक, ठीक है ना। तो तब से अब तक, और ये बीच में आपका ये डिफाइन, यहां तक क्लियर होगी बात। अब देखिए इसमें एक रिदम आया आपको समझने में, बजाय लिखने के और याद करने के, आपको ये समझ में आया कि भाई इतना हमको याद ही नहीं करना कि गुप्ता पीरियड कौन और कौन सा पीरियड, कुछ नहीं, पीरियड सीधा सीधा 1206 1757, बस, है ना, कि हमें कोई लेना देना नहीं। अब बात आई कि 1206 में क्या हुआ और 1757 में क्या हुआ। तो हमने कहा कि 1206 में तुर्कों का जो शासन है वो शुरू हुआ, शासन शुरू हुआ। ने कहा ना कि हमला हमला तो पहले से हो रहा था, लेकिन अब ये बस गए। कभी कभी आपको इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई करनी है तो पहले एक आध बार हमला करते हैं, मतलब किसी के पास आ गए, फ्रेंड के पास एक आध दिन रुके, पता लगाए, जायजा लिया कैसा मौसम है क्या है, लौट गए। एक दिन फिर पूरा बैग एंड बैगेज के साथ आ जाते हैं, बोले अब तो रूम वूम लेके रहना है ना। तो वो शुरू हुआ। और इसी तरह से अंग्रेज भी बहुत दिन से आए हुए थे, आते जाते थे मेहमान की तरह, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया कि अब हमको यहाँ पे रहना है। कब, 1700, है ना। तो यहाँ पे जो घटना थी वो थी प्लासी का युद्ध, है। और ये घटना क्या है, ये घटना है तुर्कों का आगमन नहीं भाई, तुर्कों का स्थायित्व, स्थायी शासन, आगमन तो हो चुका है। हाँ, अब एक काम करते हैं, है ना, दूसरे ढंग से नामकरण कर लेते हैं, याद हो जाएगा। अभी तो ये तो हो ही गया ना, सेकुलर वाला तो आपको याद हो गया आराम से, सेकुलर इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, क्या याद किया, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसको धार्मिक रूप देते हैं, तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। यहां से लगा करके यहां तक कौन सा काल मान लिया जाए, तुर्क काल, है ना। ये समझने के लिए है, लिखने के लिए वाला तो काम हो गया, वो प्राचीन मध्य वाला। जब कोई पूछे तो वो बताइए अंदर क्या चले, ऐसा चले। अरे अभी क्यों परेशान हो, अभी तो अभी हम ये बताएंगे तुर्क का मतलब क्या होता है, तो तुम लोग जो तुर्क समझते हो वो तुर्क नहीं होते,
होते थे। तो तुम लोग समझते हो ना मुस्लिम ऐसा ही है कि कुछ और है? हाँ, हम जान रहे थे ना। हमको वो भी पता है जो आपको पता है, और हमको ये भी पता है कि आपको क्या बताना है। ठीक है, और इसको कह सकते हैं क्या? क्रिश्चियन काल। ये वाला क्या हो गया अपने आप? अब याद करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब शासन सत्ता या आजकल के कुछ लोग या कुछ विचारधारा वाले कहते हैं कि हमें सनातन धर्म चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो नहीं कहते। तो सनातन का मतलब क्या होता है मालूम है? सनातन का मतलब वही अखंड, जिसका कि आदि अंत पता ना हो, वो है सनातन। यानी एकदम अमर, परपेचुअल। तो उस जो भी एक कल्चर चला रहा था, उस कल्चर को किसने तोड़ा? तुर्कों ने। ठीक है, फिर इनका अपना कल्चर चला, फिर इनके कल्चर को किसने तोड़ा? अंग्रेजों ने। अंग्रेज किस धर्म को मान रहे थे? क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियनिटी को। इसलिए हमें यहाँ पे क्रिश्चियन कर, इस तरह से भी कर, क्रिश्चियन, इस्लामिक, हिंदुइज्म, इस तरह से भी आर्ट। लेकिन ये कहीं लिखना नहीं, ना किसी के सामने बोलना, ये हम लोगों की आपस की बात है, नहीं तो तुरंत सांप्रदायिक हो जाओगे। और फिर राज व्यवस्था में जो शब्द आया सेकुलर एंड सोशलिस्ट, वहीं पे फंस जाओगे। बोले ये कैसी पढ़ाई है? तो सेकुलर पढ़ाई नहीं है भाई, लेकिन समझ में यही आती है। इसलिए आपको पहले बताया कि अंदर कुछ चले, बाहर कुछ। वो जो होते नहीं अंदर बाहर एक समान, वो लोग पारदर्शी होते हैं, वो अध्यात्म और उनका धर्म और में बड़ा महत्व होता है, लेकिन सामाजिक जीवन में नहीं। समाज जीवन में, समाज देखो, समाज शास्त्र पढ़ा था ना किसी ने, सोशियोलॉजी। हाँ, तो सोशियोलॉजी में यही होता है, दिखाया कुछ जाता है, जो दिखाया जाता है वही समाज शास्त्र वाले पढ़ते हैं, और जो अंदर रहता है उसको के आधार पर थ्योरी बनाते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एक कल्चर हमारा चला आ रहा था पहले से, इसी कल्चर को हम क्या कहते हैं आजकल? सनातन कल्चर। क्योंकि हिंदू शब्द कहते हैं ना तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है? सारे कास्ट बात धर्म की हो रही, तो उसमें नहीं सारे क्यों हैं? सनातन में, सनातन का मतलब हुआ कि कोई ऐसी परंपरा, कोई ऐसा कल्चर, कोई ऐसी चीज जो पहले से चली आ रही है, अभी भी चल रही है ना? अनादि है और अनंत है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? फिर क्या है? नहीं नहीं, ठीक है, हम असहमत नहीं है, हम बस पूछ रहे हैं फिर क्या है। अभी तुमसे कहा जाएगा कि कौन सा धर्म लिखोगे, तो क्या लिखोगे? लिखे होगे, कह रहे हो हिंदू धर्म नहीं है। सही बात है, तुम लोगों को जीएस पढ़ाने के लिए हमारे जैसे आदमी चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा वो। क्योंकि अगर आपने हमने कह दिया धर्म नहीं है, तो तुरंत कहोगे कि सर ये देखिए यहाँ पे तो हम लिखे हैं हिंदू। क्या गलत भर गया क्या हमारा फार्म? नहीं तो सही भरा, तो बोले सही भरा, तो फिर आप क्या, आप तो गलत हो नहीं सकते हो। के सामने क्या कहोगे? अंदर अंदर समझ गया कि इनको नहीं मालूम है। सही, हिंदुज्म कोई धर्म नहीं है तो क्या है? कोई, अरे नहीं यार, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। जब तक इतिहास में है तब तक इतिहास पढ़ो, भूल जाओ पॉलिटिकल साइंस, कोई फायदा नहीं, बेकार का सब्जेक्ट है। हमेशा जिसके साथ रहो उसके साथ निष्ठा रखो, तो उस वक्त देखेंगे, उस वक्त देखेंगे। हमेशा ध्यान रखो जो पढ़ रहे हो, हाँ, जो सामने है उसी की जय जय, बाकी सबकी पराजय। फिर वही बात, अभी अभी वो सोच करके, भविष्य सोच करके वर्तमान क्यों खराब कर रही है? हाँ हाँ, देखिए देखिए, सही बात, कंसंट्रेशन। तो सनातन का मतलब क्या हुआ? सनातन का मतलब हुआ जो अनादि है ना, और जो अनंत है।
इसका शुरुआत नहीं, जिसका वो है सनातन। तो होता क्या है, ये सनातन वालों की बात कर रहे हैं अभी, हम हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, और ना हम हैं इस वक्त हिंदू या सनातन, कुछ नहीं है, हम तटस्थ भाव से बता रहे हैं आपको। तो सनातन वालों का क्या पक्ष है? सनातन वालों का पक्ष है कि हमारी जो परंपरा है वो अनादि काल से चली। क्योंकि हम कैसे कहें कि हमने कब से शुरू की? बोले भाई जैसे दूसरे कहें, बोले दूसरे जो भी हैं उनका हम बता दें, अभी बता देते हैं कि कब से शुरू किया। बोले बताइए। बोले प्रमुख धर्म का नाम लीजिए, तो आप सबसे पहले किसका नाम लेंगे? तुरंत कहेंगे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पर्शियन, यही सब नाम तो लेंगे। अब जैसे ही आपने इस्लाम कहा तो बोले इस्लाम की स्थापना किसने की? बोले पैगंबर मोहम्मद साहब। बोलो ठीक है, 570 में पैदा हुए, 610 तक इनको शिक्षाएं मिलती रहीं, 622 में ये हिज्र हुआ इनका, यानी ये मक्का से मदीना चले गए, और फाइनली 632 में इनका देहांत हो गया। तो इस्लाम कब से शुरू हुआ? बहुत पीछे खींचो तो 570 से, बहुत खींचो, ऐसा ऐसा थोड़ी कोई आदमी पैदा होते ही धर्म चला देगा। 40 साल के हो गए थे वो, 610, 40 साल की उम्र में उन्होंने धर्म चलाया था। कहीं से मान लीजिए, हम तो कह रहे हैं ना 622 से मान लो, क्योंकि हिजरी 622 से शुरू होती, तो हिजरी से मान लो। तो 632 में जो आपको जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें जितना प्राचीन जा सको, तो कितना प्राचीन जाओगे? यहीं तक तो जाओगे मैक्सिमम। तो इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई? 6वीं शताब्दी ईसवी। इतिहास वाले सब हटियामेट कर देते हैं, बोले डेट और छोड़ो, 6वीं शताब्दी ईसवी, पूरे 100 साल को ले लिया। ठीक है, बोले इससे पुराना तो हमारा बौद्ध धर्म है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 1200 साल पहले हो गया था। लेकिन उसकी भी शुरुआत हुई थी ना, जैन धर्म की भी शुरुआत हुई थी ना, इतना तो हाँ हाँ कर ही दीजिए, क्योंकि इतना तो पता है। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत प्रभु ईसा मसीह, कब, कितने दिन पुराना? जितना हमारा ये संवत पुराना, यानी 2025 साल, एकदम एग्जैक्टली गिन के बता दो। हाँ, वो भी उनकी पैदाइश ही है। धर्म चलाते चलाते, हाँ, जैसे नहीं आपको ग्रेजुएशन करते करते 20-22 साल तो हो ही जाएंगे ना, तो वैसे ही अगर हम उनके जन्म को भी मान लें तो पहली शताब्दी ईस्वी, सॉरी हाँ पहली शताब्दी ईस्वी, तो लगभग 2000 साल। अब बताओ, तथाकथित हिंदू, अभी हिंदू धर्म मान लेते हैं, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ? नहीं नहीं, हमने मतलब हमने इसीलिए कहा कि हम कुछ नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। और किसी धर्म का नाम लेना हो तो ले लीजिए, हम और बोल 4-5 तो बोल ही दिया, और जिसका भी आप नाम लीजिए हम बता देते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ। हिंदू धर्म वाला कहाँ से शुरू? क्योंकि महात्मा बुद्ध और महावीर वगैरह उसमें सुधार कर रहे थे, यानी पहले से चला आ रहा था। सुधार करने का टाइम धर्मों में लगभग 1000-2000 साल बाद में कहीं मौका मिलता ही थोड़ी ना, कि आज रफ लिखा और कल सुधार कर लिया। तो इसका मतलब हुआ कि ये अनादि है। और अभी उस वक्त हड़प्पन कल्चर के समय में जो कल्चर थे, मेसोपोटामिया की कल्चर नाम सुना होगा, मिस्र की कल्चर, चाइनीज कल्चर, ये सारे कल्चर खत्म हो गए। माया कल्चर, ये संस्कृतियां खत्म हो गई, और हमारी संस्कृति अभी भी चल रही है। तो कब से शुरू हुआ ये पता नहीं, और आज भी चल रहा है। इसके लिए शब्द क्या यूज कर लिया गया? समझ में आई बात ये? हुँ? इसीलिए कहा करते रहते हैं ना कि सनातन संस्कृति, सनातन ये, सनातन वो, सनातन की तरफ लौटो, वगैरह वगैरह जो भी बातें। हम वो राजनीति में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि सनातन का मतलब क्या है और क्यों है। क्यों बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि बाकी धर्मों की हमें शुरुआत पता है, लेकिन इस धर्म की शुरुआत नहीं पता। तो शुरू, अनादि का मतलब क्या हुआ? शुरू का भी मतलब नहीं पता, नहीं, शुरू से भी शुरू है। शुरू शुरू भी उसी से शुरू हुआ है, शुरू भी उसी से शुरू हुआ है। ठीक है ना?
तो जैसे प्राचीन इतिहास है, वो कहीं से शुरू करिए, क्योंकि वेद की बात करेंगे ना, वेदों का वैदिक पीरियड का टाइम है, वेदों का टाइम नहीं है, क्योंकि उत्तर लिखा गया जब हमें लिखना नहीं आता था। कोई गाना है ना, मेरे पैर तब भी थिरकते थे जब मुझे चलना नहीं आता था, है ना, वो तब भी गाता था जब बोलना नहीं आता था। वैसे ही वेद जो हैं वो तब लिखे गए हैं जब लिखना नहीं आता था। इसलिए कहा जाता है कि वेद कैसे चले हैं, मौखिक परंपरा से, यानी गुरु ने शिष्य को याद करा दिया, इस तरह से चले। जबकि ये सब तो लिखा हुआ है ना, कुरान लिखा हुआ है, बाइबल लिखी हुई है, जरथुस का जंदवेस्ता लिखा हुआ है। क्लियर हो गए ना सनातन? अब बात आते हैं हिंदू की। चलो, ये हमारा काम नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम ये बता देते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो जिनको हम आर्य कहते हैं ना, आर्य समाज, अरे जिसके वंशज होने का दावा करते हैं हम लोग, है ना, जब उसे कहो कि आर्य वंशज हो भाई, आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ। देखिए ना, वो महाभारत वगैरह में सुना होगा आपने, वो अपने हस्बैंड के लिए कहते ना आर्य पुत्र, मतलब आर्य किसके लिए कहा गया? अपने हस्बैंड के लिए नहीं कहा गया भाई, फादर इन लॉ के लिए कहा गया है। उसको हाँ आर्य पुत्र कहा गया। आर्य पुत्र मतलब सीधे सीधे ये नहीं कि दशरथ पुत्र, बोले आर्य पुत्र, ठीक है। तो श्रेष्ठ तो होता ही आर्य, तो इसलिए आर्य वंशज होने में कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन नहीं चाहता कि श्रेष्ठता के हिस्सेदार न बने, ठीक है। सब लोग हो गए ना आर्य के वंशज। अब तो ये है आर्यों की जो शुरुआत है। यहाँ पे हम आपको एक चीज, सिर्फ एक छोटी सी चीज बता रहे हैं। ये भारत में तो रहे ही, इनकी एक शाखा जो है वो चली गई, जो हमारा ईरान वाला इलाका है, इसी को पहले कहा जाता था फारस, है ना। तो ईरान बेसिकली क्या है, पर्शिया, फारस, ध्यान रखिएगा, पारस नहीं कह रहे हैं हम, ठीक है, फारस, फारस, पर्शियन, अंग्रेजी में पर्शियन, हिंदी में फारस, पढ़े फारसी, अब याद रहेगा ना। तो उनकी लैंग्वेज भी क्या हुई, फारसी। ये है फारस, फारस का मतलब आज का ईरान, वही ईरान, तेहरान वाला ईरान, इस पर अभी इसराइल ने हमला किया था। करंट अफेयर भी करते चलो, हाँ। फिर अमेरिका ने बम गिराया, वही ईरान, हाँ। राजधानी कहाँ, तेहरान। तो ये ईरान में भी यही सी शाखा गई। तो इसका मतलब हुआ कि जो फारस वाले हैं ये भी बेसिकली क्या थे, सनातनी, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारे वेदों में ऋचाएं हैं, वैसे उनके पास भी एक ग्रंथ है, जैसे हम लोग उसको कहते हैं ना वेद, ऋग्वेद, ना, यानी कौन कौन से, अभी फिलहाल ऋग्वेद से हमारा काम से काम रहे, उसी से मतलब रखिए, ऋग्वेद वगैरह। वैसे उनके पास क्या है, अवेस्ता, ठीक है ना। इसमें एक बात हुई, आप जानते हैं कि हमारे ऋग्वेद में हमेशा हवन करने की बात की गई, और हवन में जिस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, हवि, हिंदी में हवन सामग्री। आज से आप लोग कहिए हवि, हवि का, हवि देना ही हवन है ना। तो ऋग्वेद में और जिंदावस्था में जो टर्म आते हैं, जो शब्द आते हैं, उन शब्दों में एक जगह एक अंतर है। जहां कहीं भी हमने सा का प्रयोग किया है, ठीक है, वहां उन लोगों ने हा का प्रयोग, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में आर्यों का जो मूल स्थान है वो बताया गया है सप्त सैंधवः। ध्यान रखिएगा, ये हमने और कहीं कोई विचार नहीं बता रहे हैं। ऋग्वेद में बताया गया कि आर्य कहाँ के, तो बोले हम लोग कहाँ के हैं, सप्त सैंधवः, ठीक है। सैंधव के बहुत से मतलब होते हैं, फिलहाल आप एक मतलब से रखिए, नदी।
तो सप्त संध्या का मतलब हुआ 7 नदियों वाले इलाके में। बोले सर आज तक तो पंजाब तो सुना था, वही सबसे बड़ा लग रहा था, द्वाब में रह रहे हैं। ठीक है, ये सप्ताब कहाँ से आ गया? तो 5 नदियां पंजाब वाली और 2 नदियां अफगानिस्तान की। भारत कहां पहुंचा? भारत अफगानिस्तान को लेकर के पहुंच गया हिंदकुश पर्वत तक। और इसी से अंदाज लगिए कि देखिए ज्योग्राफी भी जरूरी है। तो हिंदकुश पर्वत यानी अफगानिस्तान, काबुल वगैरह जहां है ना, वहां से लगा करके और इधर पूरा नागालैंड, बर्मा तक सब हमारा ही है। ये कोई पुराने जमींदार का बच्चा जाता है ना इलाके में, बोले जहां तक देख लो सब अपनी ही जमीन है। और ऊपर हिमालय से लगाकर नीचे सागर तक। तो क्या शब्द यूज हुआ? सप्त संधवा। सप्त संधवा में कितनी नदियां हुई? 7। 7 नदियों में 5 नदियां पंजाब की, 2 नदियां अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान वगैरह मिला करके इन्होंने कहा था हम इस इलाके के रहने वाले हैं ना। ये खुद आर्यों ने कहा। बाकी वो एक अलग बात है कि हम उनको कहीं मध्य एशिया का मानते हैं, कहीं कहीं का मानते हैं, पर हमको नहीं जाना है। वो सब जितना मतलब का लॉजिक है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब इसको जिंदवेस्ता में क्या कहा गया? अब सोचिए जिंदवेस्ता में क्या कहा जाएगा इसको? सा को हा बोलना है। अब बोलो। अब तो समझ की बात। ठीक है, अब यहां बताओ इसमें सारी नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी? आज भी वही है भाई, कुछ बदला थोड़ी ना है, इतिहास ज्योग्राफी में थोड़ी बदलाव आया। नहीं नहीं, हम विश्व में नहीं पूछ रहे हैं, सप्त सेंधवा में। सप्त सेंधवा में सबसे बड़ी नदी कौन सी? गंगा कहाँ इसमें है? अरे भाई हमने कहा पंजाब की 5 नदियां, हम बता देते हैं पंजाब में कौन सी नदियां हैं। सिंधु है, रावी है, चिनाब है, व्यास है, सतलज है, झेलम है। समझ में आई बात? और उधर काबुल खुद एक नदी है। तो इनमें सब में कौन सी बड़ी नदी नजर आ रही? सिंधु। वही तो पूछ रहे हैं आपसे, ऐसा परेशान क्या हो रहा है? ये तो वही जीके वाली चीज चल रही है। ठीक है ना? सबसे बड़ी नदी कौन? सिंधु। तो ये बताइए सिंधु को फिर पर्शियन में क्या कहेंगे? गुड। ये सिंधु नाम किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी समाज का है, या भौगोलिक है? तो भौगोलिक नाम है ना। गंगा नदी का डेल्टा ना, दोआब, ये ज्योग्राफिकल नेम हुआ। पंजाब, ये भौगोलिक नाम हुआ। समझ में आ रही ना बात? ये किसी समाज या किसी धर्म की तरफ नहीं इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पर्शियन में सिंधु को क्या कहा जाएगा? हिंदू। तो जो सिंधु प्रदेश है वो क्या हो जाएगा? हिंदू प्रदेश हो जाएगा। अब जो हिंदू प्रदेश के रहने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? नहीं भाई, वो हिंदी होंगे। आज भी जो ईरान वगैरह इलाके में या मध्य जो पश्चिमी एशिया या तो गल्फ कंट्रीज आप जानते हैं, दुबई वगैरह, इसमें जब लोग जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग इन लोगों को चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, कहते हैं हिंदी। हिंदी के नाम से संबोधित करते हैं, हिंदी है। यहाँ के लोग जरूर पीड़ा रखते हैं इसराइल के बारे में, गजा पट्टी के बारे में, सब जगह, लेकिन वहाँ के लोगों की पीड़ा बड़े सिंपल है। कौन है ये लोग? हिंदी। इसी से शब्द निकल के आया हिंदवी। तो अमीर खुसरो किसके कवि हैं? हिंदवी के। फिर इसी से निकल के भाषा आई हिंदी, फिर घूम के आ गई यहीं। फिर हिंदी और सिंध प्रदेश के लोगों का जो स्थान है वो हिंदुस्तान, ये शब्द आया। अब इन लोगों को जो कहा गया, तो इस इलाके के जो लोग हैं उनके लिए शब्द क्या यूज किया गया? हिंदू। यही अब भ्रंश होकर के बन जाएगा
हिंदू, क्योंकि आप देखो सिंधु नदी तो बोलते हो, लिखते तो हो, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि कौन सी नदी, बोलोगे सिंधु, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लिखते समय तो आप बोल देते हो, लेकिन जैसे होता है ना, अभी जैसे कहा जाए द्रौपदी मुर्मू क्या है, ध्यान से तो बोलिएगा। अब इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है? हाँ, राष्ट्रपति लिखा है ना। और आप बोलते क्या हैं? नहीं नहीं, हमने कुछ कहा थोड़ी ना, हम तो अपने, हम तो जहां हैं हम वही हैं। तो सिंधु से क्या बना? हिंदू। लेकिन बोला क्या जाएगा? हिंदू ना, लिखने में भले आप सिंधु लिखें, लेकिन लिखें हिंदू। अब इस इलाके के रहने वाले लोगों को या इस इलाके को क्या कहने लगा? हिंदू। ये हिंदू हो गया। अब इनका जो कल्चर था, वो कल्चर धीरे धीरे हिंदू के रूप में या हिंदू धर्म के रूप में माना जाने लगा। ये सारी घटनाएं कब की हैं? ये हैं 8वीं शताब्दी। तो 8वीं शताब्दी से पहले हिंदू शब्द नहीं है। 8वीं शताब्दी का मतलब हुआ अभी, तब कितना घटा लो 2000 में, लगभग 1200 साल पहले। 1200 साल पहले से ये शब्द आने लगा। अब ऐसे में हम सनातन धर्म को हिंदू धर्म कैसे कह दें? लेकिन प्रचलन में यही फिर हुई ना बात। इसीलिए हमने कहा था कि हम तो चलिए मान लेते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन प्रूव करिए ना कि हिंदू धर्म नहीं है। वास्तव में हिंदू क्या है? ये एक भौगोलिक संज्ञा है। ये एक भौगोलिक संज्ञा है, ये एक धार्मिक संज्ञा नहीं है। अब जो भी शब्द है, जैसे कि तरानाए हिंद के जो लेखक हैं अल्लामा इकबाल, तो इकबाल ने इसके लिए शब्द क्या बोला? हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी हैं हम। उन्होंने लैंग्वेज की तरफ नहीं बोल लिया। हम सब कौन है? हिंदी, हिंदू प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग अलग नहीं किया, सबके लिए कहा हिंदी है, हिंदी है, और वतन है हिंदुस्तान। फिर हुई ना बात। तो ये बहुत बड़ा आधार है। जब आपसे कोई कहता है ना गर्व से कहो कि हिंदू है, तो वो वास्तव में ऐसा कहलाने में उसको आप कानूनी तौर पर नहीं पकड़ सकते हो, ऐतिहासिक तौर पर नहीं पकड़ सकते हो, सही कह रहा। क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं क्या है? हिंदी हैं। उसमें धर्म के आधार पर बंटवारा किए नहीं गया। तो एक मुस्लिम भी क्या है? हिंदी। एक क्रिश्चियन भी क्या है? हिंदी। एक पंजाबी भी क्या है? हिंदी। एक बौद्ध भी क्या है? हिंदी। एक जैन भी क्या है? हिंदी। एक पर्शियन क्या है? हिंदी। ठीक है। और इसके लिए मजे की बात की उद्धृत किया इसको किया जा रहा है, उसको किया जा रहा है जिसने पाकिस्तान का जनक माना जाता है, मास्टरमाइंड माना जाता है, इकबाल। उन्हीं की तरह ना हिंद को ये शब्द हिंदी है। ठीक है ना। अब काम की बात, काम की बात ये सारी जो विद्वता है वो एक तरफ, फॉर्म में जब लिखना होगा तो हिंदुइज्म ही लिखिए। वहां पर सनातनी और आर्य और ब्राह्मण धर्मी है ना, ये सब नहीं। नहीं तो फिर बाद में जब बुलाएगा तो फिर एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। ठीक है। तो ये काम की बात हो गई। लेकिन समझने के लिए समझिए आज से कम से कम, ये एक आपकी जानकारी की बात है। वास्तव में हिंदू शब्द क्या है? एक भौगोलिक संज्ञा है। ये गांठ बांध के जाइए। हिंदू क्या है? एक भौगोलिक संज्ञा है, न कि एक रिलीजियस टर्म नहीं है। ये एक जोग्राफिकल टर्म है। और वो कहां से आया? वो सिंधु से आया। किसने दिया? पर्शियंस ने दिया। पर्शियन ने क्यों दिया? क्योंकि वो लोग सा को हा बोलते थे। अभी भाई तो कोई भी अगर किसी भी शब्द को अगर हकलाने लगे तो आप क्या कर सकते हो? तो वो तो वही बोलेगा ना। नहीं, बहुत से लोग सा को हा बोलते हैं। वाइकिल, है ना। तब फिर अब इसमें क्या कर सकते हो? लेकिन अब वो जब अब उसी तरह से लिख गया और उसी तरह से होने लगा तो बोले कि कौन है भाई? तो वही साइकिल वाला है।
प्रैक्टिकल से समझा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी बाकी आप लोगों को ऐसे लोगों को मिलो, ऐसे लोगों को मिलो, इनका स्वागत करो ना। जैसे आप वो नहीं करिए, लेकिन जानते रहिए कि वो साइकिल है, साइकिल भी नहीं है, और वो साइकिल भी नहीं बोलेगा, इतना फास्ट बोलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। हमने तो 1-2 टीवी के एंकर भी देखे हैं, कैसे वो एंकर बन गई हैं, पता नहीं। जबकि 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 न्यूज़ एंकर जो हैं वो हमेशा बहुत ही विशुद्ध बोलते हैं। ते हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, करते हैं अरे उसमें, वो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन अगर कोई उसमें लफ्ज़ों का जो अंतर है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। अभी अभी आप देख ही रहे हैं, उस सिंधु से हिंदू हो गया, अब आज तक हम लोग ढो रहे हैं हिंदू, 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 है ना? ये किसी की गलती है, 8वीं शताब्दी की गलती, 21वीं शताब्दी में भोग रहे हैं। इसीलिए सब लोग जानते हुए सनातन शब्द को कहते हैं, ताकि ये ना हो कि अभी लोग जो समझदार पढ़े-लिखे लोग हैं, वो तो अबे हिंदू कहने लगो, वो कहेंगे बताओ हिंदू तो धर्म ही नहीं होता। इतना तो बोल ही सकते हैं ना, जैसे बोल दिए। अब वो चर्चा तो चल गई, उसी चक्कर में तो आधा घंटा चला गया। लेकिन ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि आपके भी दिमाग में ये क्लियर, के साथ में ये भी क्लियर रहे, हवा जिधर बहती है ना, कभी उसके उल्टा मुँह नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत तेज़ धूल, आँख बंद हो जाती है, फूट भी सकती है ना? तो हमेशा फ्लो के साथ लेकिन जो जान के बहता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अनजाने में बहता है, वो आम आदमी है। आप जानते रहिए, उसके बाद बहिए। क्या हमको मालूम है ना कि कैसे इसके लिए क्या शब्द है, क्या टर्म है, क्या बोलना चाहिए। जैसे देखिए ना, पेरेंट्स आप लोगों को ना बैठना, खाना-पीना सिखाए होंगे ना, ऐसे खाया जाता, और खुद देखो उनका खाना-पीना, पहनना अलग ही है, लेकिन आपको सिखा दिया उन्होंने। बचपन की बात कर रहे हैं, अब नहीं, अब तो आप लोग खुद ही बड़े हो गए हैं। तो वो जो उन्होंने सिखाया, तो वो जानते तो थे ना, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए। लेकिन वो आपको उन्होंने सिखा दिया, अब आप भी सीख गए, सीखने के बाद आपकी जो अब जो आप कर रहे हैं वो जानबूझ के होता है ना, संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध, ये संज्ञेय अपराध। अब आप जब हिंदू बोलोगे तो संज्ञेय अपराध, पहले था असंज्ञेय। सब लोग कह रहे थे कि हिंदू हैं हम, घर वाले बता दिए कि हिंदू, हमने तो चुना नहीं। इतनी विडंबना है, जितना इतिहास लिखते हो ना उसमें फॉरम में, एक भी आपका नहीं चुना हुआ हो, और सब आपके नाम पे आपके खाते में जाता है। नाम तुम्हारा था, पिताजी का नाम तुमने रखा था, पैदा जहाँ हुए थे तुमने सेलेक्ट किया था क्या? जन्म तिथि सेलेक्ट की होगी फिर, धर्म भी सेलेक्ट किया होगा। हद है यार, 5 5 गलत बातों से आप अपना फॉर्म भरते हो। आप समझ आए ना, सब ये अभी तक असंज्ञेय था, अब संज्ञेय हो जाएगा। अब आप नाम अपना बोलते हुए भी सोचोगे ये मेरा नहीं है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। पिताजी ने, माताजी ने, मौसी ने रख दिया, और जब पूछो कि तुम्हारा नाम, तो उनका भी अपना नाम, सब अनाम है। कभी-कभी सोचिए आपका दिमाग भन्ना जाएगा। नहीं तो हमने कब कहा? हमने ये नहीं कहा कि नाम ज़रूरी नहीं है, हमने ये कहा इसमें आपकी, हाँ, आपकी भूमिका कहाँ है? आप